हेलो स्टूडेंट, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस राजन क्लासेस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, आज विषय है आपका इंग्लिश। तो आज हम इंग्लिश में आपको वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम एक नोटिस बात आपको ये बता दें कि जब कुछ नहीं आए तब पूरा नंबर कैसे लाएंगे, वो भी सेंट्रल आइडिया में। आइए आज हम इस टॉपिक पे प्रैक्टिकली एकदम आपको बताने वाले हैं, ठीक है, करके बताएंगे और आपको समझा के बताएंगे। तो चलिए, अगर अभी तक इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, ये सेंट्रल आइडिया हमने लिया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस चैप्टर से। किस चैप्टर से लिया है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो इस चैप्टर से हमने इसको लिया है। तो ध्यान से समझिएगा, पहले अगर कुछ नहीं आ रहा है तो उस चैप्टर के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट को आप जानते रहिए, उस चैप्टर के बारे में जानते रहिए जो आपके दिमाग में इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी में कहानी की तरह फिट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, जिस तरह आप एक मूवी देख के आप अपने मूवी के पूरा सीन याद कर लेते हैं, ठीक उसी तरह अगर इस चैप्टर के बारे में किसी से अगर स्कूल में, क्लास में, कहीं भी अगर पढ़ लेते हैं तो इसके बारे में अगर कुछ स्टोरी जानते हैं तो उतना आपके लिए काफी है। आइए हम आपको बताते हैं किस तरह उसका यूज करके आप सेंट्रल आइडिया को तैयार कर सकते हैं। तो ध्यान समझिएगा, जैसे हमने एक एक सेंटेंस को कलेक्ट करके आपको बताना प्रारंभ करेंगे। मान लीजिए अगर उस जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस चैप्टर है उसमें हमने कोई ऐसा एक सेंटेंस पा गया, जैसे कि आपके सामने लिखा गया कवि बहुत दुखी है, यानी इस पोयम में कवि बहुत दुखी है क्योंकि वह अंधा हो गया था। ये तो क्लियर एकदम समझ में आ रहा है, इस चैप्टर में कवि बहुत दुखी है क्योंकि वह अंधा हो गया था। तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर इसी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें तो मेरा एक सेंटेंस तैयार हो जाएगा। इसी तरह करके आप 5 से 8, 8 से 10 सेंटेंस यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपका सेंट्रल आइडिया एकदम बेस्ट हो जाएगा। चलिए समझिएगा किस तरह से। तो चलिए हम इसका बना के बताते हैं आपको। तो यहां पे बोला जा रहा है कवि बहुत दुखी है क्योंकि वह अंधा है। तो इसका जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? द पोएट इज वेरी सैड, यानी कवि बहुत दुखी है। तो द पोएट ठीक है, द पोएट इज वेरी सैड, ठीक है, वेरी सैड। आगे ध्यान दीजिए, और क्या हो जाएगा? क्योंकि वह क्या है? अंधा हो गया था। तो लिखेंगे एज ही हैड, ठीक है, ही हैड became blind माने अंधा। तो यहां पे आपका हो गया सेंटेंस का ट्रांसलेट इन इंग्लिश में। क्या हो गया? द पोएट इज वेरी सैड एज ही हैड बिकेम ब्लाइंड, क्योंकि वह अंधा हो गया था। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा अगला सेंटेंस। आप ध्यान दीजिए, अगले सेंटेंस बताया जा रहा है वह दुखी है। कौन? पोएट। तो लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे? लिखेंगे ही इज सैड, वह दुखी है। तो ही इज सैड, ठीक है। तो क्यों दुखी है भाई? ही है सैड, वह दुखी है क्योंकि, कवि क्यों दुखी है? क्योंकि कविताएं लिखकर वह ईश्वर की सेवा नहीं कर पाएगा। हमने आपको दिखा दिया, क्योंकि वह कविताएं लिखकर वह ईश्वर की सेवा नहीं कर पाएगा, इसीलिए वह क्या है? दुखी है। तो लिखेंगे ही इज सैड एज ही विल नॉट, एज ही, ठीक है, he will not able
will not able to serve, ठीक है, God by writing poem। चलिए थोड़ा क्लियर कर लेते हैं यहां पे इसका मतलब क्या हो गया। यानी वह असमर्थ है, कौन, जो कवि है वह असमर्थ है, कविता नहीं लिख सकता, मतलब वह एबल नहीं है कविता लिखने के लिए, और वह ईश्वर की सेवा करना चाहता था कविता लिखकर, अपने एक टैलेंट से कविता लिखकर वो ईश्वर को प्रसन्न करना चाहता था, ईश्वर की सेवा करना चाहता। तो वही बताया जा रहा है कि ही इज सैड, वह दुखी है क्योंकि कविताएं लिखकर वह ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा। तो यही लिखा गया है कि ही विल नॉट एबल टू सर्व मतलब सेवा, गॉड मतलब गॉड, ठीक है, बाय रिटन पोयम, बाय मतलब लिखकर, बाय मतलब के द्वारा, रिटन मतलब राइटिंग मतलब लिखकर, पोयम मतलब कविता, तो कविता लिखकर वह ईश्वर की सेवा करने में असमर्थ है। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अगर अब नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइएगा कि यहां पे हमें नहीं समझ में आया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला एक सेंटेंस हमने बनाया है क्या? अगला सेंटेंस है ईश्वर की महानता के विषय में विचार करने के पश्चात, यानी विचार करने के बाद वह कहता है, कौन कहता है? पोएट कहता है। तो यहां पे लिखेंगे ईश्वर की महानता के विषय में विचार करने के बाद वह कहता है। चलिए भाई, तो यहां पे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे क्या है? ईश्वर की महानता के विषय में विचार करते, लिखेंगे आफ्टर थिंकिंग, यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे आफ्टर थिंकिंग, विचार करने के पश्चात, अबाउट गॉड ग्रेटनेस, अबाउट मतलब के बारे में, अबाउट, ठीक है, किसकी? गॉड मतलब ईश्वर, ग्रेटनेस मतलब महानता, ग्रेटनेस, ठीक, क्लियर है। ही सेज, वह कहता है, ही सेज, वह कहता है, क्या कहता है? आगे बताया जा रहा है ईश्वर की महानता के विषय में विचार करने के पश्चात वह कहता है। तो आफ्टर थिंकिंग अबाउट गॉड ग्रेटनेस ही सेड, कहता है, आगे ध्यान दीजिए, कि वह राजाओं का भी राजा है। यानी ईश्वर क्या है? जो ईश्वर है वह राजाओं का भी राजा है, अतः उसे किसी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है। किसकी? ईश्वर, किसी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है उसको। तो वही चीज यहां पे लिखेंगे, क्या है कि, तो यहां से लिखना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। थोड़ा जगह कम है इसलिए इसमें एडजस्ट करेंगे, तो लिखेंगे दैट, और जो इंग्लिश, जो हिंदी दिया गया है उसी का हम लोग इंग्लिश बना रहे हैं। अगर इतना समझ गए भैया तो बस यही आपके लिए सेंट्रल आइडिया परफेक्ट होगा, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, दैट हो जाएगा, वह राजाओं का भी राजा है, दैट ही, ठीक है, ही, ठीक है, इज किंग, ही इज द किंग ऑफ किंग्स, यानी कि वह राजा है, किसका? ऑफ किंग्स, राजाओं का, यानी वह राजाओं का भी राजा है, ठीक है। आगे हो जाएगा, आगे है कि उसे किसी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है, तो लिखेंगे ही डज नॉट, ठीक है, ही डज नॉट नीड एनी मैन वर्क, नीड मतलब आवश्यकता, ठीक है, नीड एनी मतलब किसी या फिर कोई, एनी मैन मतलब व्यक्ति या फिर आदमी, ठीक है, मैन्स वर्क मतलब किसी आदमी के कार्य की जरूरत नहीं है उसको, उसके कार्य के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए भाई नोट करते चलिए। अब आगे देखिए, बोला जा रहा है कि हजारों देवदूत उसकी सेवा के लिए तैयार रहते। किसकी? जो ईश्वर है उसके लिए, उसकी सेवा के लिए हजारों देवदूत तैयार रहते हैं। चलिए भाई, तैयार
है। तो इसका हम अब इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो लिखेंगे हजारों देवदूत, तो लिखेंगे 1000 एंजल, ठीक है, 1000 एंजल, 1000 एंजल्स आर ऑलवेज, आर ऑलवेज मतलब हमेशा, आर ऑलवेज रेडी, ठीक है, आर ऑलवेज रेडी टू सर्व। यानी क्या हो गया, हजारों देवदूत उसकी सेवा के लिए तैयार रहते हैं। तो 1000 एंजल आर ऑलवेज रेडी टू सर्व। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। टू सर्व गॉड लिख सकते हैं, तो ईश्वर की बात हो रही है तो यहां पे गॉड लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, वे उसके आदेशों को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। समझ में आ गया? तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो यहां पे लिखेंगे दे आर रेडी, यानी वे तैयार रहते हैं। दे आर रेडी, किस लिए तैयार रहते हैं? रेडी टू कैरी, कैरी मतलब उनके आदेशों को पूरा करने के लिए, कैरी आउट हिज ऑर्डर, यानी उनके आदेशों को पूरा करने के लिए वहां पे क्या होते हैं, हजारों एंजल तैयार रहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए भाई, उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये सेंटर आइडिया आप तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि उनकी बोर्ड की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सके, ठीक है। थैंक यू।